हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे अपने इस ऑनलाइन एकेडमी में जिसका नाम है संदीप IAS एकेडमी। लेक्चर आज का स्टार्ट करने से पहले मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट आए थे जिसका रिप्लाई करना मैं जरूरी समझता हूँ। एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैं यूट्यूब पे आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि कंप्लीट होल डे मेरी क्लासेस रहती है, नहीं तो मैं रिप्लाई करता। एक बच्चे ने आई थिंक पुलिस पाठशाला मुजफ्फरपुर का बच्चा है, उसका नाम है सुमित। उसने पूछा था कि सर नोट्स कैसे बनाया जाए, और उस बच्चे ने पूछा, लेकिन बहुत ऐसे बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि नोट्स कैसे बनाया जाए। तो नोट्स बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, कुछ लाइंस बोर्ड पे लिखी हुई हैं और कुछ मेरा एक्सप्लेनेशन है आपके सामने। लेकिन सिर्फ यही दोनों चीजें मत रखिएगा। सपोज दैट कि मैं सीज फायर की बात कर रहा हूं, सीज फायर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एग्जैक्टली सीज फायर क्या होता है आपको आइडिया नहीं है, तो आप प्लीज इसके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी कर लीजिए और इसके बारे में मिनिमम 50 वर्ड्स लिख लीजिए यदि आप बिगिनर हैं तो। यदि आप 2, 3, 4 साल से आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका बेसिक ठीक है तो आप एक दो लाइन में भी इसको समराइज कर सकते हो। तो सुमित, आप ये करिए कि जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिस टॉपिक को भी एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको आप सुनिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है उस लाइन को देखिए और एक्सप्लेनेशन सुनिए और उसको अपने वर्ड्स में लिख के आप चाहे तो मुझे भेज सकते हैं, मैं प्रॉपर चेक करके बता दूंगा। उसके बाद कुछ और लोगों का कमेंट आया। मिताली राज ने कमेंट किया है, थैंक यू सो मच मिताली। आपका कमेंट मुझे एक नई एनर्जी दिया है और आज पहले दिन से अच्छा और ज़्यादा एनर्जी के साथ आज का वीडियो मैं शूट करूंगा, इस बात की प्रॉमिस करता हूं। आप एक और मेरे रोल मॉडल रहे हैं मिस्टर अजीत कुमार, स्पेशल थैंक्स उनको। उनका कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है और पूरी लाइफ मैटर करेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पूरे प्रोसेस में जो एडिटर हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो पूरी टीम मेहनत करती है, तो उसके लिए भी स्पेशल थैंक्स। अब हम आते हैं इस आर्टिकल पे। आर्टिकल आज का उतना ही दिलचस्प है जितना इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, और वो दिलचस्पी आपके अंदर होती है। मैच ही है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि वो तो शायद एक गेम्स का मैच है, लेकिन असली मैच ये वाला है। असली मैच क्या है ये आप पूरा आर्टिकल जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है, असली मैच यही है जो हमारी लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। उस मैच को तो हम देख के इंटरटेन होके और फिर 2 दिन में भूल जाते हैं, या क्रिकेट लवर हैं तो हो सकता है कुछ दिन तक याद रखेंगे, लेकिन इस मैच से पूरी जनता पूरे लोगों पे इंपैक्ट पड़ेगा। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि असली मैच अब खेला गया है इंडिया पाकिस्तान का। स्टार्टिंग करते हैं। आर्टिकल का हेडिंग बहुत शानदार है, द एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंग सीज फायर। अब जो सीज फायर एग्रीमेंट हम करते आ रहे हैं, 2003 में किया, 2018 में किया, उसके बाद उससे पहले बहुत बार हुआ है, 65 में हुआ है, 48 में हुआ है, 71 में हुआ है। गड़बड़ी कहां थी और इस बार क्या स्पेशल है, इसी पे आर्टिकल लिखा गया है। आर्टिकल का स्टार्टिंग हम करते हैं। देखिए आपको ऊपर दिखा हुआ है 2020, ये लास्ट ईयर का डेटा लिखा हुआ है कि 2020 में दोस्तों 5130 टाइम्स सीज फायर वायलेशन हुआ। आप इमेजिन कीजिए कि एक साल में 5130 टाइम्स सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, और डेफिनेटली वायलेशन हो रहा है तो इसमें कौन जाएगा, सफर कौन करेगा? इसमें हमारे देश के सैनिक सफर करेंगे और उनके देश के भी सैनिक सफर करेंगे। मतलब दोनों साइड से बहुत सारे ट्रूप्स मारे गए, और मारे गए तो इससे क्या हुआ कि एलओसी पे एक प्रेशर, मतलब एलओसी पे मारे गए और एक प्रेशर क्रिएट हुआ। और प्रेशर किसके अंदर क्रिएट हुआ? ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट, और उधर भी दर्द, इधर भी हुआ दर्द, उधर भी हुआ, क्योंकि आदमी हमारे भी मारे गए थे, आदमी उनके भी मारे गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर था दोनों गवर्नमेंट के पास। लिखा हुआ है मैंने, प्रेशर ऑन द बोथ गवर्नमेंट। और इसी वजह से कहा जाता है कि पर्दे के पीछे दोस्त कोई ना कोई स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी जिसका हमें आइडिया नहीं था, और उस स्क्रिप्ट में हो सकता है कि पॉलिटिकल ब्लेसिंग्स भी रही हों, और हो सकता है कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे उसको काफी ज्यादा मैच्योर तरीके से उसको डिसाइड किया गया हो। और आप देखें कि फरवरी 24-25 को, 24-25 क्यों है ये हम आपको अभी समझाएंगे। 24-25 2021 को डीजीएमओ की एग्रीमेंट हुई, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। ये बहुत बड़ा पोस्ट होता है, और दोनों साइड के डीजीएमओ, इंडिया के भी डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और इस एग्रीमेंट में ये
डिसाइड किया जाता है कि अब हम सीज फायर वायलेशन नहीं करेंगे। यदि ये पूछा जाए कि ये कितना स्पेशल है, 2003 में भी एग्रीमेंट कर लिया, 2018 में भी एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन हम फिर भी फेल रहे, उसको फॉलो नहीं किया गया, तो ये कितना डिफरेंट है। डिफरेंट इस लेवल पे है दोस्तों कि 2003 में डीजीएमओ की मीटिंग नहीं हुई थी, 2018 में मिलिट्री कमांडेंट की मीटिंग हुई थी दोनों देशों के, डीजीएमओ की मीटिंग नहीं हुई थी। 2021 में जो 24 फरवरी और 25 फरवरी को हुआ है, उसमें डीजीएमओ की मीटिंग हुई, डीजीएमओ लेवल की मीटिंग नहीं हुई थी। और उससे भी बड़ी चीज कि इन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया, दोनों डीजीएमओ ने अब एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये बोला कि 24 फरवरी के नाइट से और 25 फरवरी की सुबह से हम सीज फायर एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे और अब किसी तरीके का कोई वायलेशन नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात थी और इसीलिए मैंने इनिशियली बोला है कि असली मैच तो ये खेला गया है। और असली मैच क्यों खेला गया है, ये हमारा नीड ऑफ द आवर था, आगे आपको समझ में आ जाएगा। यदि तो इस वजह से सीज फायर को रिवाइव किया गया। लेकिन एक बहुत बड़ी बात उभर के सामने आ रही है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है। लिखा हुआ है बोर्ड पे, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, इसके बाद लिखता है इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इंप्लीकेशंस क्या है। ये तीनों अपने आप में बड़े जबरदस्त कीवर्ड्स हैं और बहुत गागर में सागर समाहित किए हुए हैं, ऐसे कह सकते हैं कि इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, कितना ड्यूरेबल होगा, कितना समय तक चलेगा। क्योंकि आपने 2003 में भी किया था, राइट, आपने 2018 में भी किया था, आपने 1948 में भी किया था, आपने 65 में भी किया था, आप 71 में भी किए थे, आप 72 में भी किए थे। तो ये कितना ड्यूरेबल है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके साथ साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी के बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी क्लियर हो जाएगा। और इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे। इंप्लीकेशंस का मतलब दोस्तों कि बायलैटरल रिलेशन किस तरीके से होगा। डीजीएमओ का ज्वाइंट स्टेटमेंट आ गया, तो अब हमारा जो इस कंट्री के साथ रिलेशंस हैं वो कैसा होगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है और ये समझने वाली बात। अब आगे कहानी है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया, स्पेसिफिक डेट भी बता दिया और उसके आगे 2018 लिखा है मैंने। वो 2018 में भी आपने एक एग्रीमेंट किया था, दोनों देश के मिलिट्री कमांडेंट मिलके एक एग्रीमेंट किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी फेल हो गया, उसको भी हमने फॉलो नहीं किया। तो अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये हम देखते हैं। सिग्निफिकेंस की यदि हम बात कर रहे थे, ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो हम बात कर लेते हैं, अभी इंपॉर्टेंस क्या है इसका, सिग्निफिकेंस क्या है। अब सिग्निफिकेंस बहुत साफ साफ है दोस्तों, आप सब लोगों को पता है लद्दाख में क्या तमाशा हो रहा था। लद्दाख में चाइना हमारे साथ था और पाकिस्तान से तो हमेशा टेंशन बनी रही है। तो 2 ऐसे हो गया और हाफ का मतलब ये हुआ कि जो हमारी अपनी इंटरनल इंसर्जेंसी है, आप देखिए इधर ये नॉर्थ ईस्ट में अल्फा है, ठीक है, NACN है, इसके बाद जम्मू कश्मीर में भी है। ये जो आतंकवादी ग्रुप है, उग्रवादी जिसको हम बोलते हैं, मिलिटेंट ग्रुप, इन लोगों से भी हमको खतरा है, इसीलिए हाफ इनको कहा गया है। एंड 2 फ्रंट का मतलब 2 एंड हाफ का मतलब एक चाइना की बात कर रहा है, दूसरा पाकिस्तान की बात कर रहा है, तीसरा हमारे अपने घर में ही हमको खतरा है, चाहे वो NACN हो, चाहे वो अल्फा हो या जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लें। तो ये 2 एंड हाफ फ्रंट वॉर से निपटने के लिए हमारे पॉलिटिकल लीडर्स बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं। मिलिट्री लेवल पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा, जो मिलिट्री के हायर रैंक पे होते हैं, वो कभी कभी बोल जाते हैं कि हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन आपसे एक इंफॉर्मेशन साझा कर रहा हूँ कि जब लद्दाख में चाइना के साथ हमारा अभी चल रहा था कुछ दिन पहले वॉर, जब हमारे ट्रूप्स शहीद हो रहे थे वहाँ पे, तो ट्रूप्स की संख्या कम पड़ गई थी, वेस्टर्न साइड से मंगाना पड़ा था। तो कहने का मतलब कि रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, और रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, तो हमको किसी एक कंट्री के साथ इमीडिएटली एक पीसफुल एग्रीमेंट करना बहुत जरूरी था। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा रही होगी, पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होगा, या यूं कहें कि पॉलिटिकल ब्लेसिंग्स रही होंगी, जिसकी वजह से ये ज्वाइंट एग्रीमेंट आया है दोनों देश के डीजीएमओ के द्वारा। तो ये इसका सिग्निफिकेंस बहुत बड़ी बात, सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे। ड्यूरेबिलिटी की बात है तो यदि इन दोनों ने इस चीज को फॉलो किया तो ऑब्वियसली ये बाकी एग्रीमेंट से काफी डिफरेंट है और ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, तो हमें उम्मीद कर सकते हैं कि एक पीसफुल एग्रीमेंट रहेगा और दोनों देशों में एक पीसफुल, दोनों देश एक तरीके से एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे, किसी तरीके से कोई वायलेंस नहीं क्रिएट किया जाएगा।
रही बात अब इम्प्लीकेशंस के, तो इसके इम्प्लीकेशंस में एक थोड़ा सा इशू है जो मैं आगे बताता हूं, लेकिन इससे पहले हिस्ट्री ऑफ सीज फायर देख लें। देखो, सबसे पहले हमारा पाकिस्तान से वॉर हुआ था 1948 में, और 1948 में जब वॉर हुआ तो उस समय एक एग्रीमेंट हुआ जिसको कराची एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। इसको जरूर नोट कर लीजिए कि जब 1948 में वॉर हुआ हमारा पाकिस्तान से, उसके बाद पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए एक कराची एग्रीमेंट किया गया, और उस कराची एग्रीमेंट में यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप, मतलब यूनाइटेड नेशन को भी हमने शामिल किया, और उस लाइन को जो पाकिस्तान और इंडिया को अलग कर रही थी उसको सीज फायर लाइन कहते हैं। और वहां पे यूनाइटेड नेशन एक ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहा था कि दोनों में से कोई भी कंट्री, इंडिया भी और पाकिस्तान भी, यदि सीज फायर का वायलेशन करेगा तो उसको उस हिसाब से पनिशमेंट दिया जाएगा। तो यूनाइटेड नेशन को हमने संज्ञान में लेते हुए ये जो कराची एग्रीमेंट है वो किया। लेकिन 1965 की यदि हम बात करें, 1965 में सेकेंड वॉर हुआ, और उस समय हमारा ताशकंद एग्रीमेंट होता है। ताशकंद एग्रीमेंट मतलब वॉर के बाद ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, और फिर से वो जो पुराना जो हमारा रिलेशन था उस स्टेटस को हमने फिर से रिवाइव कर दिया। स्टेटस को मतलब हमारा किसी कंट्री से वॉर हुआ, लेकिन उससे पहले वॉर से पहले उस कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे थे, फिर वॉर के बाद भी हमने एक एग्रीमेंट कर लिया और रिलेशन एज इट इज हो गए। तो उस ताशकंद एग्रीमेंट में हमने स्टेटस को रिवाइव कर लिया। दिक्कत क्या हुई 1971 में, यहां पे पासा पलटेगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 1971 में जब वॉर हुआ तो पाकिस्तान से हम जीते, और हालात ये थे कि 90,000 ट्रूप्स जो थे वो समर्पण कर दिया। हालांकि हमारा दिल भरा था, हमने उनको छोड़ दिया, और हमने शिमला एग्रीमेंट किया पीस के लिए। शिमला एग्रीमेंट किया, हो गया शिमला एग्रीमेंट, लेकिन स्टेटस को हमने मेंटेन नहीं कर पाए। क्यों नहीं मेंटेन कर पाए? क्योंकि इसी समय बांग्लादेश निकला था। अब चूंकि एक कंट्री निकल गई है तो स्टेटस को वैसे भी स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, और यहीं पे सीज फायर लाइन को चेंज करके हमने एलओसी कर दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल। जो सीज फायर लाइन था जो हमने 1965 या 1948 में यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंस में किया था, वही चीज हमने उसको चेंज करके सीज फायर को एलओसी कर दिया। और इसी वजह से जो शिमला एग्रीमेंट हुआ, शिमला एग्रीमेंट के बाद हम स्टेटस को नहीं संभाल पाए। शिमला एग्रीमेंट सिर्फ पीसफुलनेस के लिए किया गया था, और स्टेटस को हम नहीं रिवाइव कर पाए, तो हमने दूसरा एग्रीमेंट किया 1972 में, जिसका नाम है सुचेतगढ़ एग्रीमेंट। और इस सुचेतगढ़ एग्रीमेंट में दोस्तों आपको साफ साफ दिख रहा है सीज फायर लाइन विल बी कन्वर्टेड इनटू एलओसी। और जब सीज फायर लाइन एलओसी में कन्वर्ट हुआ तो यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इररिलेवेंट हो गया, वहीं पे हमने उसको छोड़ दिया। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, 1971 में हम वॉर जीतेंगे पाकिस्तान के साथ, 90,000 ट्रूप्स समर्पण करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे। उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हमारे और उस कंट्री के बीच में होगा पीसफुलनेस के लिए, लेकिन हम फिर से वो पुराना वाला स्टेटस को नहीं मेंटेन कर पाएंगे क्योंकि बांग्लादेश निकल जाएगा 1971 से। और चूंकि पुराना वाला हम नहीं करेंगे तो दूसरा एग्रीमेंट होगा 1972 में, जिसको हम सुचेतगढ़ एग्रीमेंट कहेंगे। और उस एग्रीमेंट में ये होगा कि जो सीज फायर लाइन है उसको हम कन्वर्ट करके एलओसी, अब एलओसी के नाम से हम जानते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, और चूंकि हम सीज फायर को कन्वर्ट कर दिया एलओसी में, तो ये यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि ये बनाया गया था सीज फायर लाइन के लिए 1948 में। तो इतनी सारी चीजें हैं दोस्तों। अब इश्यूज की यदि हम बात करें, जैसे आपने इंप्लीकेशंस की बात करते हैं, इंप्लीकेशंस में एक बहुत बड़ा इशू ये है कि सेट ऑफ नॉर्म्स एंड रूल्स लिखा हुआ है। सेट ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स हमने कुछ बनाया नहीं है। यदि हमने कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है, दोनों देशों के डीजीएमओ ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है, तो उस ज्वाइंट स्टेटमेंट को अपहोल्ड करने के लिए कुछ तो सेट ऑफ नॉर्म्स एंड रूल्स होने चाहिए थे, लेकिन अभी तक सेट ऑफ नॉर्म्स एंड रूल्स नहीं आया है। तो एक बड़ा इशूज है, और इंप्लीकेशंस में यही एक बड़ा इशू मुझे दिख रहा है, इसके अलावा और कोई इशू नहीं है। तो सजेस्टिव अप्रोच हमारा यही है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स बनाया जाए, और इसके साथ साथ इसी डायरेक्शन में नहीं और सेक्टर में भी हमको पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को इंप्रूव करने की जरूरत हो, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल सेक्टर हो, चाहे वो लीगल सेक्टर हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसीज की बात करें। बहुत से सेक्टर में हम उनके साथ एक अच्छा रिश्ता इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप जरूर बताएं कि इस आर्टिकल से आपने कितना सीखा और कितना ज्यादा आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है। कल हम मिलते हैं एक नए आर्टिकल के साथ,
तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।